हे एवरीवन, आज है हमारा पॉलिटी क्विज का 6 एपिसोड और जो है हमारा सिटीजनशिप के ऊपर। आई एम होपिंग कि आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स और प्रीवियस क्विज देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले वाले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आगे से आज ये कंटिन्यू कर लीजिएगा। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्विज को। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। So, with reference to citizenship under the Constitution of India, consider the following statements. Citizenship के लिए हमें ये 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ओके, हमेशा क्वेश्चन पढ़ते समय अंडरलाइन या सर्कल कर लीजिए कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। मैं डे 1 से बता रही हूँ, जब हमने हिस्ट्री क्विज की थी, एंशिएंट हिस्ट्री की क्विज, तब भी बताया था एंड आज भी बता रही हूँ। ओके, चलिए हम देखते हैं हमारा स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है। The Constitution itself provides for acquisition and termination of citizenship after its commencement. क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसने ही दे रखा था ये प्रोविज़न कि जो हमारी सिटीजनशिप है वो कैसे ले सकते हैं, कैसे वो टर्मिनेट हो जाएगी, है ना। आफ्टर इट्स कमेंसमेंट, हर वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा, है ना, इसलिए मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ कि आफ्टर इट्स कमेंसमेंट, है ना, कि उसका जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया उसके बाद के बारे में बात हो रही है ना, कि उसके बाद के प्रोविजंस भी कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ने बता रखे हैं। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, आर्टिकल्स 5 to 11 डील विद द सिटीजनशिप, क्या ये सही है। एंड स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप बाय लॉ। क्या इंडिया में पार्लियामेंट के पास पावर है कि जो सिटीजनशिप है बाय लॉ से उसको क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। चलिए अपना आंसर मार्क कर लीजिए, आपके पास 3 सेकेंड्स हैं, ज़्यादा टाइम की जरूरत भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो 3 सेकेंड्स हैं आपके पास, अपना आंसर मार्क कर लीजिए, उसके बाद हम डिटेल में इस आंसर को देखते हैं। जल्दी 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 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जहाँ पे भी जो भी वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है ये आपकी खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए। भले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपना आराम से पढ़िए, ठीक है। आई एम होपिंग कि अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। अब ये देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड तो किया था हमें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया गया था, है ना, जब कमेंस हुआ था, पर उसके बाद वाला नहीं, उसी टाइम के लिए बताया था। और बाद में क्या होगा, वो प्रोविजन, वो पावर किसको दे दी थी इन्होंने, पार्लियामेंट को दे दी थी, है ना, कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, तभी तो पार्लियामेंट लेके आई थी हमारे एक्ट। अब ये वाला तो सही है, सिटीजनशिप हमारे किस में, पार्ट 2 में डील करता है और आर्टिकल्स 5 to 11। ओके, फिर ठीक है, ऐसे पार्ट 2 सेकेंड है ना, रोमन में लिखा जाएगा। अब पार्लियामेंट के पास पावर है रेगुलेट करनी सिटीजनशिप, यस, क्योंकि हमारा क्या है, इंडिया सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल सिटीजनशिप का है, तो ये वाली जो पावर होगी ये किसके पास होगी, पार्लियामेंट के पास, रादर देन स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, ठीक है। आई एम होपिंग कि आपने भी यही आंसर मार्क किया होगा। अब एक बार एक्सप्लेनेशन पे नज़र मार लेते हैं। तो यस, ये वाला याद रखिएगा कि ये आफ्टर वाले प्रोविजन में हमें किसके पास पावर थी, ये पार्लियामेंट के पास पावर थी। ये तो सही है, पार्ट 2 आर्टिकल्स 5 to 11 डील करते सिटीजनशिप के साथ, एंड आर्टिकल 11 पावर देता है पार्लियामेंट को लॉज बनाने के लिए। इसी वजह से जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 भी हमारी पार्लियामेंट लेके आई थी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आराम से पढ़िएगा, तसल्ली के साथ, इजी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट। आर्टिकल 9 के बारे में पूछा है ना, कि आर्टिकल 9 क्या है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो पढ़ के देखिए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, अ पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट कैन कंटिन्यू टू क्लेम इंडियन सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 5। क्या किसी भी पर्सन ने जो इंडिया का सिटीजन है बाहर की भी सिटीजनशिप ले ली है, तो क्या वो अंडर आर्टिकल 5 के, मतलब आर्टिकल 5 के तहत क्या वो इंडिया का सिटीजन बना रहेगा वो, है ना। चलो सेकंड स्टेटमेंट ऑप्शन देख लो, अ पर्सन हु वॉलंटरी एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट कैन नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 5, 6 और 8। क्या वो आर्टिकल्स 5, 6 और 8 के तहत, है ना, वो इंडिया का सिटीजनशिप नहीं, मतलब नहीं रहेगी उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप, अगर वो बाहर की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो। वॉलंटरी, ये वर्ड याद रखिएगा कि वॉलंटरीली मतलब अपनी मर्जी से, है ना। फिर आते हैं सी ऑप्शन, क्या बोल रहा है, आर्टिकल 9 प्रोहिबिट्स पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग लॉज रिगार्डिंग फॉरेन सिटीजनशिप। क्या आर्टिकल 9 प्रोहिबिट करता है पार्लियामेंट को लॉज बनाने से रिगार्डिंग फॉरेन सिटीजनशिप।
ओके। एंड लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, आर्टिकल 9 डील्स एक्सक्लूसिवली विद सिटीजनशिप एक्वायर्ड बाय नेचुरलाइजेशन। क्या नेचुरलाइजेशन वाले प्रोसेस से वो डील करता है आर्टिकल 9? 3 सेकेंड लीजिए, अपने आंसर को थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए। आप इस वाले जो आंसर है ना, इसको एलिमिनेशन के थ्रू ही निकाल सकते हो कि ऑप्शंस में ही आप देखोगे ना तो कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, तो आप वहीं से एलिमिनेट कर सकते हो। जब भी दो स्टेटमेंट सेम बात करें बट कॉन्ट्राडिक्टरी, तो हमेशा मोस्ट प्रोबेबली 99% वही चांस होते हैं कि आंसर उन दो में से एक होगा। चलिए अपना आंसर मार्क कीजिए, उसके बाद डिटेल में आंसर देखते हैं इसका। सो आई एम होपिंग आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। सो 3, 2, 1 नाउ टाइम्स अप। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, इस चीज़ को ऐसे याद रखना। आर्टिकल 9 नो बोलते हैं ना हिंदी में, नो स्टैंड्स फॉर नो, ऐसे याद रखना। मीन्स जो इंडिया का सिटीज़न है, अगर वो बाहर की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है अपनी मर्जी से, तो हम उसे बोल देंगे नो। मीन्स आप हमारे सिटीजन नहीं हो, इंडिया के सिटीजन नहीं हो अंडर आर्टिकल 5, 6 और 8। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। तो यस, तो याद रखिएगा आर्टिकल 9 क्या बोलता है, अगर आपने बाहर की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहे हो अंडर आर्टिकल्स 5, 6 और 8। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। इजी क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस करके आए हो, पूरा रिवाइज कर आए हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। इवन क्लास में हर एक पॉइंट अच्छे से समझाया गया था, जो करंट रेलिवेंट पार्ट था वो भी बताया था, जो हमारा ट्रैप जोन होता है कि कहाँ से एग्जामिनर फंसाता है वो भी हमने डिस्कस किया था। अभी आगे की स्लाइड्स में जब हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ना, मैं फिर से आपको एक बार दिखा दूंगी कि जो हमारा 1 पेजर है हम किस तरीके से क्लास को ले रहे हैं, किस तरीके से आपको रिवीजन शीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, और ट्रैप जोन हमारा क्या है ना, वो भी हम आपको भी मैं आगे दिखा दूंगी जब सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। कि अगर आप इस पूरी क्लास लेने के बाद अगर सिर्फ इन पेजेस को भी रिवाइज कर लोगे ना, एक एक पेज को, तो अभी आपका काम हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा। आर्टिकल 11 के बारे में पूछ रहा है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पार्लियामेंट कैन मेक प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। क्या पार्लियामेंट के पास प्रोविजन है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के रिगार्डिंग प्रोविजंस बनाने के लिए? सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला है, पार्लियामेंट कैन मेक प्रोविजंस रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। क्या पार्लियामेंट के पास सिटीजनशिप को टर्मिनेट करने के लिए भी प्रोविजनल पावर्स हैं? एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला है, पार्लियामेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 11 इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 368। क्या ऐसा है? अब जरा एक सेकंड पॉज लीजिएगा। आर्टिकल 368 से याद आ रहा है कि क्या है? अगर आपको आर्टिकल 368 ही नहीं पता तो ये क्वेश्चन तो गया। बट ऑलरेडी हम जिस दिन से मैंने फर्स्ट क्लास स्टार्ट की है, मैं आर्टिकल 368 वर्ड तो यूज़ कर ही रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। मीन्स पार्लियामेंट जो भी चेंजेस ला रही है सिटीजनशिप में, क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत होता है या सिंपल चेंज हो जाता है ना, कि ऑर्डिनरी पावर है या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है। चलिए अब मैंने बहुत बड़ी हिंट दे दी है, ठीक है। अपना आंसर मार्क कर लीजिए, 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए। ओके, सो नाउ 3, नाउ 2, नाउ 1, नाउ योर टाइम्स अप। आई एम होपिंग कि आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा अच्छे से। चलिए देखते हैं। तो देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है, पार्लियामेंट के पास ही पावर है ना। हमारे जो प्रोविजन थे उसमें यही कहा गया, जब तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कमेंस हुआ उस टाइम पे वहाँ पे बता दिया गया कि जो इंडिया से गए थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से जो इंडिया आए, ठीक है, वापस जो आ गए, तो ये सारे प्रोविजंस तो हमारे तब हो गए। बट उसके बाद क्या होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो गया उसके बाद क्या होगा, तो वो जो पावर्स थी वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। कि एक्विजिशन के रिगार्डिंग, टर्मिनेशन के रिगार्डिंग सब पार्लियामेंट के पास है। और ये क्या है, ऑर्डिनरी लॉ है ना, हर बार थोड़ी ना वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ला रहे हैं, तो किस मतलब नॉर्मल लेजिस्लेशन है इसका। तो याद रखिएगा ये आर्टिकल 368 के अंडर नहीं है, ये वाला गलत है। बाकी स्टार्टिंग के दो स्टेटमेंट्स क्या हैं, सही हैं। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी। चलिए आगे देख लेते हैं इसको। तो इसको याद रखिएगा कि हमारा आंसर क्या है, बी सही है। एक्विजिशन, टर्मिनेशन और बाकी के जो भी मैटर्स है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, वो किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है। अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 11।
स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है ना कि हमारा अमेंडमेंट एक्ट है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। अब ध्यान से देखिए, करेक्ट ही पूछ रहा है। ओके, पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, इट रिड्यूसेस, अंडरलाइन करिए, रिड्यूसेस द रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ रेजिडेंस for naturalization for specified beneficiaries from 11 years to 5 years। क्या 11 साल का जो टाइम पीरियड था उसको कम करके 5 साल कर दिया है इस वाले एक्ट के तहत, है ना। मतलब जिन भी लोगों के लिए किया गया उनके लिए, है ना। मतलब ये स्पेसिफाइड बेनिफिशियरी मतलब जिनको ये प्रोविज़न दिया गया है, क्या उनके लिए 11 साल का जो टाइम पीरियड था उसको 5 कर दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, इट अप्लाइज यूनिफॉर्मली टू ऑल फॉरेन नेशनल्स बिलोंगिंग टू द 6 स्पेसिफाइड रिलीजियस कम्युनिटीज़। क्या ऐसा है कि ऑल फॉरेन नेशनल्स हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं 6 स्पेसिफाइड रिलीजियस कम्युनिटीज़ से, क्या यूनिफॉर्मली अप्लाई हो रहा है सब पे? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है। सर्टेन एरियाज कवर्ड बाय द सिक्स शेड्यूल and certain areas under the inner line permit regime are excluded from its operation। क्या जो हमारे 6 शेड्यूल में है, जो ILP के जो रिजीम है ना, वहाँ पर है, अगर उनसे उनके अंडर आता है तो उस वाले पार्ट को एक्सक्लूड कर दिया गया है। मतलब इन वाले रीजंस को इंक्लूड नहीं किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंडर। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। अपना जो भी आंसर उसको मार्क कर लीजिए, आपको कौन सा सही लग रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, है ना। ये अच्छे से हमने किया था, हमारा जो करंट पार्ट था उससे रिलेट करके हमने असम अकॉर्ड भी देखा था, है ना, कि क्या चल रहा है। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखा था कि क्यों लेके आई थी गवर्नमेंट, क्या प्रोविजन था इसका, है ना। चलिए, तो बहुत ही कम टाइम बचा है, अपना आंसर मार्क कीजिए। 3, 2 एंड नाउ 1। नाउ योर टाइम्स अप। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान करने की कोशिश करो। तो हमने तो ये बताया था कि हाँ ये तो था ही, 11 से 5 साल का किया था, पर सारे फॉरेन नेशनल्स के लिए किया था? नो, हमने क्या बोला था कि 3 हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हमने वहाँ पे देखा था, जिनका मतलब जो ऑफिशियल रिलीजन उन्होंने मान रखा है ना, कि जो स्टेट का ये रिलीजन है। ठीक है, और जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उन पे क्या हो रहे थे, परसिक्यूशन हो रहे थे, इसलिए हमने ये वाला स्टेप लिया था। तो कौन कौन सा था? पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। ओके, और ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, ये ट्रैप जोन में भी मैंने नोट किया हुआ था, है ना, कि जो हमारा 6 शेड्यूल है और जो हमारा इनर लाइन परमिट रीजन जो होता है वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए 1 एंड 3 ओनली, सेकेंड इज इनकरेक्ट। तो देख लेते हैं। यस, तो ये आप याद रखना कि किस किस के लिए है, कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के लिए, जो कहाँ से आए हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से। टाइम पीरियड कितना किया है, 11 से 5 इयर्स कर दिया गया है। अब याद रखना, अप्लाई इवनली नहीं होता है ना, अलग अलग कंडीशंस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये सही है कि जो हमारा 6 शेड्यूल है, 6 शेड्यूल हमारा कहाँ पे मतलब लगा हुआ है, तो याद रखना असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, ATM। ठीक है, कई लोग इसको ट्रिक बताते हैं ATM विदाउट मनी, है ना, तो मनी से मणिपुर, असम, त्रिपुरा और हमारा मेघालय। और जो हमारे ILP के अंडर आते हैं, ठीक है, उस पे भी अप्लाई नहीं होता है। चलिए चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, लॉजिकली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको पॉइंट्स याद हैं, अच्छा क्या क्या प्रोविजन बताए थे, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे भी करेक्ट पूछा है, जो आपको सही लगे वो वाले स्टेटमेंट को आपको मार्क कर लेना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ओनली सिटीजन्स कैन वोट इन द इलेक्शन टू द लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शन में क्या सिर्फ जो इंडियन सिटीजन्स हैं सिर्फ वही वोट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, ओनली सिटीजन्स कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस टू पार्लियामेंट। जो सिर्फ सिटीजन्स हैं क्या वही पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ेंगे। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी पर्सन होल्डिंग एन OCI कार्ड। OCI कार्ड आपको याद होना चाहिए ना, क्या था, हमारे ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। याद आ रहा होगा, मैंने कंपैरिजन में टेबल में करवाया था ना, NRI एंड OCI। ठीक है, तो जो जिन लोगों के पास OCI कार्ड है वो इंडियन इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं। क्या ऐसा है? आपको जो भी आंसर सही लग रहा है आप मार्क कीजिए। एंड मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि आपके सारे आंसर सही हों, क्योंकि ये एक एक पॉइंट क्लास में लिया गया था,
अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो पहले आप क्लास देखिए, जहाँ से भी आपके नोट्स हों या आपने ऑलरेडी क्लासेस ले रखी हैं तो अच्छी बात है, आप अपना रिवीजन कंटिन्यू कीजिए। एंड ये क्वेश्चन गलत नहीं जाने चाहिए, जो गलत हो रहे हो उसको मतलब पॉइंट्स जो मिस हो रहे हैं उसको फिर से ध्यान से पढ़िए, पॉइंट्स नोट कर लीजिए अपना। अभी ये रिवीजन सेशन है, हमें चाहिए कि मेन जब हम एग्ज़ाम देना हमारा एग्ज़ाम निकले तो उसको लर्निंग प्रोसेस की तरह लीजिएगा। ये नहीं कि अच्छा हमारा गलत हो गया तो बस छोड़ दो, सही हो गया है तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए। नहीं भाई, ये सब नहीं करना। लर्निंग प्रोसेस चल रही है, डेली क्लास चल रही है, क्लास लो अच्छे से, ठीक है, उस पर बेस्ड MCQs की क्लास चल रही है, ये वाली क्लास लो और अपना क्या करते रहो, रिवीजन करते रहो। हम 1 पेजर ट्रैप जोन इसीलिए दे रहे हैं कि आपको मतलब नोट्स वहीं के वहीं मिल जा रहे हैं, है ना। आप डेली की डेली उनको रिवाइज करो, वीकली आ जाए ना, एक वीक में आप पूरा का पूरा रिवाइज करो। एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है ना, 8 क्लासेस हैं उसकी, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जाके उसको पूरा देखो। मैराथन में भी उसको डाल दिया गया है, उसको देखो, है ना, उतना टाइम नहीं लगेगा, 2.5 घंटे की क्लास है वो पूरी की पूरी। तो और उस पर बेस्ड MCQs वाली क्लास भी है हमारी, तो इसको अभी जो जो होता जा रहा है उसको प्रैक्टिस करते जाओ ना, है ना। इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखो, लास्ट टाइम के लिए नहीं छोड़ना है। अभी जितना हो सके पढ़ो, MCQs लगाओ और अपनी रिवाइज करते रहो। बाकी मेंस वाली क्लासेस चल ही रही हैं आपकी UPPCS के लिए, है ना। तो GS5 हमने स्टार्ट कर दिया है और आज हमने वो जो मतलब 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो 10 की 10 कंप्लीट हो चुके हैं। 5 कल हो गए थे, 5 आज हो गए हैं। कल हमारा जो 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसको हम प्रोसीड करेंगे। तो देखो आप ना, अगर कंसिस्टेंसी के साथ जाओगे तो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं आपकी। हम PYQs भी कर रहे हैं, ठीक है, प्री के भी, मेंस के भी, ये क्लासेस चल रही हैं। सोचो एंशियंट हिस्ट्री हो गई है, पॉलिटी में हमारे सिटीजनशिप के हम MCQs कर रहे हैं। मीन्स हम 6 इंपॉर्टेंट सेशन खत्म कर चुके हैं पॉलिटी के, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो आपका बस काम है, पढ़ लिया, बहुत अच्छी चीज़ है। एंड आप रिवाइज करते रहो, मतलब डेली करो, वीकली करो, ऐसे टारगेट बना के रखो, ठीक है, हर 15 डेज पे रिवाइज करो। चलिए, थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा हो गया, हम हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, तो ये वाला पॉइंट तो सही है, जो सिटीजन्स हैं वही तो लोकसभा में वोट डाल सकते हैं, है ना। जो सिटीजन नहीं है तो वो कैसे वोट डालेंगे। सिमिलरली पार्लियामेंट में भी अगर आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने तो आपको सिटीजन होना पड़ेगा। बट थर्ड वाला गलत है ना, हमने क्या बोला था, OCI आर नॉट इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। NRI तो इंडिया के सिटीजन्स हैं, बट जो OCI है वो ओवरसीज सिटीजन्स हैं इंडिया के, पर एक्चुअली इंडिया के सिटीजन्स नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो जो इंडिया के सिटीजन नहीं है तो वोट कैसे करेंगे इंडियन इलेक्शन में, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड हटा दिया तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। चलिए देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। सो यस, 1 एंड 2 क्या है, गलत सही है हमारे, कि जो वोटिंग है ना वो, और कॉन्टेस्ट करना है इलेक्शन में, उसके लिए आपको क्या चाहिए, सिटीजनशिप बेस्ड एलिजिबिलिटी है। आपको इंडिया का सिटीजनशिप होनी ही चाहिए आपके पास, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। OCI कार्ड होल्डर इंडियन सिटीजन नहीं होते हैं, इसलिए उनको वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। तो आई एम होपिंग कि आपके सारे क्वेश्चन सही गए होंगे, है ना, 5 आउट ऑफ 5 आए हों। अदरवाइज जितने भी आए हों अपना इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर कम है, डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इसको लर्निंग प्रोसेस की तरह लीजिए, ठीक है। अच्छे से पॉइंट्स देखिए, अच्छा कहाँ गलती हो गई, कहाँ गड़बड़ हुई है, कहाँ हम मिस कर गए, तो अपनी गलती खुद देखिए, है ना, उसको इम्प्रूव कीजिए और बस ये सारे पॉइंट्स रिवाइज करते रहिए। चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार हमारा जो 1 पेजर है। ये देखो हमने सिटीजनशिप का बनाया हुआ है, कितना सिर्फ एक ही पेज में आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा कि की कॉन्सेप्ट क्या है ना। अब अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ से हमारे MCQs भी सारे सॉल्व हो रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, आर्टिकल 11 के अंदर देखा था अभी क्वेश्चन। सिंगल सिटीजनशिप है ना हमारे यहाँ, कि पार्लियामेंट के एक्सक्लूसिव पावर्स हैं। हम अमेंडमेंट जो क्या बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट लेकर आए, ठीक है, तो मीन्स एक्ट आया तो मीन्स पार्लियामेंट ने ही लॉ बनाया होगा, है ना। फिर ये सारे प्रोविजंस दे रखे हैं आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल 9 पे क्वेश्चन देखा था कि नो, अगर आप नो ड्यूअल सिटीजनशिप है, आर्टिकल 9 सेज नो, है ना, ऐसे याद रखिएगा कि आपने दूसरे फॉरेन की अगर सिटीजनशिप ले ली तो हम यहाँ की आपको मना कर देंगे। हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, तो ब्रांड से याद रखना है आपको,
करंट एस्पेक्ट हमने देखा था CA 2019, ठीक है, और फिर रूल्स बने हैं हमारे। फिर हम असम अकॉर्ड के बारे में देखा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, हमने वो प्रोविज़न देखे थे, ठीक है। अभी हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं उनके क्या नोटिफिकेशन आए हैं OCI पे बेस्ड, ये हमारा देखो NRI और OCI के बीच में क्या डिफरेंस है। अभी हम देखा ना कि OCI हमारे सिटीजन ही नहीं है, तो वोटिंग राइट्स भी इनको क्या है, नो वोटिंग राइट्स। देखो सीधा सीधा था, अगर आप रिवाइज करके आए होते ये वाला चार्ट भी तो आपका सही जाता है ना। ट्रैप जोन क्या है, देखो हमने यहाँ पे भी बताए थे कि जैसे 6 शेड्यूल आ गया, ILP एरियाज आ गया, तो वहाँ पे क्या है जो CA रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं। तो अगर ये भी पढ़ा होता तो आपका ये वाला भी सही जाता। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हैं आपके, ओके। ये हमारा हो गया एक ट्रैप जोन। देखो वो तो एक 1 पेजर में था, ये हमने डिटेल में भी जब क्लास ली थी तो उसको और अच्छे से देखा था। चलिए, तो आई एम होपिंग कि आपका टेस्ट अच्छा गया होगा, सारे अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे एंड मैक्सिमम स्कोर आपने अटेन किया होगा एंड अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप शाइनिंग। एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हों, ठीक है, उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। हे एवरीवन, आज है हमारा 7th एपिसोड हमारा मिनी क्विज ऑन पॉलिटी पर। आई एम होपिंग कि आप ऑलरेडी अर्लियर 6 क्लासेस देख चुके होंगे, जितने भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जो फंडामेंटल राइट से पहले आते हैं, चाहे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रियम्बल हो, सिटीजनशिप हो, है ना, यूनियन एड्स टेरिटरी हो, हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज है हमारा फंडामेंटल राइट्स पर क्विज, है ना। आई एम होपिंग कि आप कल वाली क्लास को भी अच्छे से देख कर आए होगे, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से डिटेल में एक एक पॉइंट को अच्छे से देखा था, है ना। और अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले पॉलिटी की जितनी भी वीडियोस हैं आप उसको देख लीजिए, क्योंकि एक फ्लो सही से बना रहेगा। एंड अब आप लोगों के पास टाइम कम है तो कोशिश कीजिए कि एक बार में देखिए, रिवाइज कीजिए एंड उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िएगा क्या कहना चाह रहा है। Which one of the following correctly distinguishes Article 32 from Article 226? अब इसका मतलब आपको पहले पता होना चाहिए कि आर्टिकल 32 क्या है और आर्टिकल 226 क्या है, तभी आप डिफ्रेंशिएट अच्छे से करोगे। चलिए अभी आप पहले अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। इसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ कैन बी इन्वोक्ड ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या दोनों ही सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए लगाए जा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, आर्टिकल 32 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट, वेयर एज आर्टिकल 226 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स। क्या ऐसा है कि जो आर्टिकल 32 है वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लगाया जा सकता है, उसी के लिए अवेलेबल है, एंड आर्टिकल 226 अवेलेबल है सिर्फ हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। ये क्या, ये वाला स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, आर्टिकल 226 एम्पावर्स हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो फॉर अदर लीगल एड्स। क्या जो हमारा आर्टिकल 226 है ये हाई कोर्ट को ये एम्पावर करता है कि वो रिट्स इशू कर सकता है, ना कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए बल्कि हमारे बाकी के भी लीगल राइट्स के लिए। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स अ वाइडर रिट ज्यूरिसडिक्शन देन आर्टिकल 226। चलिए अपना आंसर मार्क कर लीजिए, 3 सेकंड्स काफ़ी हैं, तो जल्दी से अपना आंसर मार्क कीजिए इस पर कि क्या सही होगा आपके अकॉर्डिंग। फिर हम डिटेल में आंसर देखेंगे इसका। यस, अब अपना आंसर जल्दी मार्क कर लीजिए, टाइम हो चुका है। सो नाउ 3, नाउ 2 एंड 1, नाउ टाइम्स अप, है ना, टाइम्स अप, सॉरी, है ना, टाइम्स अप। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर सी, ऑप्शन सी, है ना। अब देखो क्यों, अब सबसे पहले हमें बताना चाहिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल जो हमारे 226 है ये किससे डील करते हैं। तो ऑलरेडी हमने देखा था ना कि हमारी रिट से डील करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, आर्टिकल 226 हमारी हाई कोर्ट्स को पावर देता है। ऑलरेडी कल वाली क्लास में भी बताया था कि ट्रैप होता है जहाँ फंसाते हैं। याद रखना कि हाई कोर्ट का जो स्कोप है वो ज़्यादा है ना, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि हाई कोर्ट क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज जो बाकी के भी लीगल राइट्स हैं, ऑर्डिनरी राइट्स हैं, उसके अगेंस्ट में भी हमें प्रोविजन प्रोवाइड करता है ना।
सुप्रीम कोर्ट में क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स इशू कर सकता है। तो पहली चीज़ तो याद रखनी है कि हमारा क्या है, ऑप्शन सी हमारा सही है कि आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो रिट्स इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के लिए भी और बाकी के लीगल राइट्स के लिए भी। और अभी हमने देखा तो डी क्या हो गया, गलत, क्योंकि वाइडर जुरिस्डिक्शन किसका है, हमारा हाई कोर्ट का है रादर देन सुप्रीम कोर्ट। अब जो आर्टिकल 32 है, ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना यूनियन गवर्नमेंट और अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट, नहीं नहीं, ये सबके अगेंस्ट में होता है। जहाँ पे भी हमारे रिट्स जो सिटीजन्स के वायलेट हो रहे होंगे उसके अगेंस्ट में ये क्या हो जाएगा, मतलब जो कोर्ट्स है हमारी वो जुरिस्डिक्शन दे सकती हैं, रिट्स प्रोवाइड करवा सकती हैं। और ऐसा भी नहीं कि ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, नहीं, अभी हमने देखा कि हाई कोर्ट ऑर्डिनरी राइट्स के लिए भी रिट्स को नोटिफाई कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, सी। एंड आई एम होपिंग कि आपको अच्छे से रिवाइज भी हो गया होगा और ये वाला आंसर आपने करेक्ट मार्क किया होगा। तो ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, ढंग से पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 हैं रिट्स से रिलेटेड, और जो रिट का जो दायरा है हमारा, जो स्कोप है वो 226 का बड़ा है एज कम्पेयर टू आर्टिकल 32। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है। विद रेफरेंस टू रिट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिट से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हेबियस कॉर्पस इज प्राइमरीली कंसर्न विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। हेबियस कॉर्पस क्या ये अनलॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट में ये हमारे प्रोविजन प्रोवाइड है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मैंडेमस कैन ऑर्डिनरीली बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन टू एनफोर्स अ प्योरली प्राइवेट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। क्या ऐसा है, क्या मैंडेमस प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में इशू किया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला है, प्रोहिबिशन प्रिवेंट्स अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। क्या प्रोहिबिशन रोकता है लोअर कोर्ट्स और जो हमारे ट्रिब्यूनल हैं उनको अपने जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करने से। एंड लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सर्ट्योरेरी कैन बी इशूड टू क्वेश एन ऑर्डर पास्ड बाय अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। क्या ऐसा है। अब देखो यहाँ पे मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूँगी कि ये तो आप क्वेश्चन कर लोगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हम हाई मार्क्स लेकर आ रहे हैं। यस ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स तब आएंगे जो आप रिवाइज अच्छे से कर रहे होगे, बट यहाँ पे याद रखो लर्निंग प्रोसेस को ध्यान में रखना है। आपने देखा अच्छा रिट्स है, ठीक है, क्वेश्चन तो भी आपने देख लिया, बट जब ये सारे क्वेश्चन कर लो ना उसके बाद इस पीडीएफ को जाके देखना। और ये सारी की सारी पीडीएफ अब मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा रही हूँ, तो डेली आपके पास अवेलेबल है। ऑलरेडी ये वाली पीडीएफ आपके पास पहले ही चली जाती है क्लास से पहले, तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी, है ना। तो आपको क्या करना है, जब भी आप क्लास देख लो उसके बाद पीडीएफ में जाना, वहाँ पर देखना कि अच्छा हमने रेट्स पे क्वेश्चन देखा था, अब अपना ना रेट्स वाला जो सेक्शन है उसको रिवाइज करना कि अच्छा रेट्स के प्रोविजन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कौन सा है। हमने अभी देखा आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है ना। अच्छा तो इसके प्रोविजन क्या है, इसके प्रोविजन क्या है, रेट्स कितने टाइप्स की होती हैं, तो हमने देखा 5 टाइप्स की होती हैं, इनकी क्या क्या मतलब किस पर लगेगी, है ना, किसके लिए इशू कर सकते हो, किस पर इशू नहीं होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और आपने ये कर लिया तो मीन्स आपका ये वाला क्वेश्चन के साथ साथ आपका पूरा का पूरा जो सेक्शन है, टॉपिक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हर टेस्ट को ऐसे एनालाइज किया कीजिए। जब हम बोलते हैं ना टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस एक्चुअली ये होती है कि आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा ये। चलिए अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मार्क कर लीजिए, 3 सेकेंड्स हैं आपके पास एंड काफ़ी हैं वो 3 सेकेंड्स। थोड़े से अगर आप वर्ड भी कनेक्ट कर रहे होगे ना, जैसे मैंने बताया था हेबियस कॉर्पस के लिए टू हैव द बॉडी ऑफ, है ना, मैंडेमस को मैंने मैंडेटरी से याद रखने के लिए बोला था, ऐसे याद रखिए। प्रोहिबिशन तो है, ये प्रोहिबिट करता है। सर्ट्योरेरी हमारा क्या है, टू बी सर्टिफाइड, है ना, कि क्या बेसिस है, ठीक है। तो ये आपको इससे कनेक्ट भी अगर कर लोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आपका टाइम सब, अब देखते हैं हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लेट मी रेज दिस। ओके सो यस, जो हेबियस कॉर्पस है वो क्या करता है, जो अनलॉफुल डिटेंशन है उसको प्रोटेक्ट करता है ना। तभी तो हमने बोला टू हैव द बॉडी ऑफ, कि अनलॉफुली आप किसी को भी डिटेंट नहीं कर सकते। तो पहला तो सही है। सेकंड क्या है, मैंडेबस, मैंडेटरी है, मीन्स ये ऑर्डर देता है। इसको इशू करेंगे प्राइवेट पर्सन और प्योरली प्राइवेट कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन के लिए नहीं ना, ये तो स्टेट वाली चीज़ पे आ रहा है। तो मैंडेमस हम बोलेंगे आपको ये मैंडेटरी है करना, बट प्राइवेट के केस में प्योरली प्राइवेट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, तो ये सही नहीं है। थर्ड वाला सही है। प्रोहिबिशन क्या करता है, प्रिवेंट्स करता है ना, कि
अपर जुडिशरी रोक देती है लोअर वालों को, है ना, लोअर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को, कि आपको अपना जुरिस्डिक्शन क्रॉस नहीं करना है ना, जो आपको अवेलेबल है जितना जुरिस्डिक्शन, आपको उसकी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है, तो प्रोहिबिट कर रहा है, सही है। लास्ट वाला स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है, मैंने क्या बोला था, सर्टिफिकेट मीन्स टू बी सर्टिफाइड, तो यस ये ऑर्डर पास कर सकता है, मतलब ये क्वेश्चन कर सकता है ऑर्डर को जो लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने क्या किया, पास किया है। अगर अपर कोर्ट को लग रहा है कि नहीं ये गलत है ना, सर्टिफाइड नहीं है, तो ये क्या कर सकता है, उस ऑर्डर को क्वेश्चन भी कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 4। इट मीन्स ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। आई एम होपिंग कि आपको ये ढंग से क्लियर हुआ होगा कि क्यों है ये, है ना, आपको सारे प्रोविजंस अगर ध्यान होंगे कि हेबियस कॉर्पस क्या है, तो मैंने बताया, तो याद रखना है इसको, टू हैव द बॉडी ऑफ करके, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। जो डिटेंशन है इलीगल है उसके अगेंस्ट में होता है। प्रोहिबिशन मीन्स प्रोहिबिट से ही आपको याद रखना है कि रोक रहा है। टू बी सर्टिफाइड, है ना, कि क्या सर्टिफाई है आपके पास या नहीं है ना, तो ये वाले प्रोविजन को याद में रखना है। चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी लगी है तो फंडामेंटल राइट्स पर क्या इम्पैक्ट होता है, सीधा सीधा ही क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपसे करेक्ट वाला पूछ रहे हैं, तो अपना आंसर मार्क कीजिएगा। अब क्या हो रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ओनली व्हेन द इमरजेंसी, पहले याद रखना, ओनली व्हेन द इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। क्या आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, पर सिर्फ तब जब जो हमारी इमरजेंसी है वो 2 ग्राउंड पे लग रही है, या तो ग्राउंड ऑफ वॉर पे या एक्सटर्नल एग्रेशन पे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल्स 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। क्या ये दोनों आर्टिकल्स वो हैं, वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, अंडर आर्टिकल 359 द प्रेसिडेंट मे सस्पेंड द राइट टू मूव कोर्ट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। क्या ऐसा है, मतलब 359 अगर आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि सस्पेंड कर सकता है कोर्ट में जाने का राइट भी आपका, मतलब कुछ फंडामेंटल राइट्स के लिए, एंड उस वो भी किस पे सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस पे। ऐसा नहीं है कि वो भी अपनी बाउंड्री क्रॉस कराए, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वैसी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। अपना 3 सेकेंड का टाइम लीजिए आप, ठीक है, उसके बाद अपना आंसर मार्क कर लीजिए, फिर हम डिटेल में इस आंसर को देखते हैं। नाउ 3, now 2, now टाइम्स अप। ओके, अब देखो, कल ही हमने अच्छे से पढ़ाया है कि जब फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, तो इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे इम्पैक्ट पड़ता है ना, कल हमने वो सारे प्रोविजंस देखे थे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कल मैंने कई बार ये फोकस किया था, याद रखना आर्टिकल 19 हमारे क्या होता है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड सिर्फ तब होगा जब इमरजेंसी हमारे कौन से ग्राउंड पे लगेगी, वॉर पे या एक्सटर्नल अग्रेशन पे। इट मीन्स जो हमारा आर्म्ड रिबेलियन वाला जो पॉइंट होता है ना, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। इस वाले बेसिस पे जो हमारा आर्टिकल 19 है वो सस्पेंड नहीं हो सकता है। एंड मैंने यहाँ पर ये भी बताया था कि एक कोई हमारा अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसने इस वाले प्रोविजन को हटाया था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा वाला था। चलो मैं ही बता देती हूँ, ठीक है, आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जो आपको फंसाएंगे, क्योंकि कई बार आप ना 42nd एंड 44th में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आता है सेकंड स्टेटमेंट, लेट मी रफ दिस, काफ़ी भरा भरा हो गया ये, है ना, एक सेकेंड। ओके, अब देखो सेकंड स्टेटमेंट सही कह रहा है, ये भी मैंने याद कहा था कि याद रखना कि नेशनल इमरजेंसी भी लगेगी तब भी आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। एंड थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, करेक्ट है, कि अंडर आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं राइट टू मूव कोर्ट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स, जो कि सब्जेक्ट हैं किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस के लिए। तो आंसर शुड बी D 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। एंड आपको यहाँ पे याद रखना 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या किया था, जो आर्म्ड रिबेलियन था उसको हटा दिया था। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। अगर आपको पॉइंट्स याद हैं, आप क्लास रिवाइज करके आए हो, तो आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे आज के क्वेश्चंस, है ना। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। करेक्ट पूछ रहा है रिगार्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। पहले ये किस राइट में था, आर्टिकल 31 में, फिर इसको क्या कर दिया गया,
वो जो फंडामेंटल राइट है उधर से हटा के कहीं और शिफ्ट किया गया है ना। अब वो मैं बाद में बताऊंगी कहाँ शिफ्ट किया गया, क्योंकि अगर बता दिया तो आंसर आ जाएगा। ओके सो लो मैंने पहले ही बता दिया, सॉरी, है ना, कि ये क्या है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है अभी भी आर्टिकल 31 में, तो इसको तो आप एलिमिनेट ही कर लीजिए, मैंने बोल दिया। अब आपके पास 3 ही ऑप्शन है। सेकंड क्या है, इट वॉज कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको कम्प्लीटली हटा दिया गया है इस अमेंडमेंट एक्ट से। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 300A बट इट इज़ नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, ये क्या है, अब सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट है, मीन्स एक वैधानिक राइट है एंड इसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टिंग में आपको सिर्फ आर्टिकल 31 के चक्कर में ही डिटेल दे दी है ना। ये तो आपको क्वेश्चन आने आना चाहिए। जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए एंड इसके लिए तो 3 सेकंड का 1 सेकंड ही काफ़ी है। चलिए जल्दी से अपना आंसर मार्क कीजिए, टाइम होने वाला है, बस अपना आंसर मार्क करके रखिए एंड नो चीटिंग, जो भी आपको आ रहा है वो कीजिएगा। ओके सो नाउ टाइम्स अप। अब देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी, है ना। हमने क्या बोला, कंप्लीटली रिमूव नहीं किया ना, मैंने वही बोला, आर्टिकल 31 से हटा के हमने इसको क्या रख दिया, आर्टिकल 300A में प्लेस कर दिया है। अब ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल, जो भी आपके ऑप्शन में दे रखा होगा दोनों सही होंगे। तो ये हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल राइट है, बट ऐसा नहीं है कि इसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आते हैं हमारे आज, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि 44th अमेंडमेंट एक्ट से हमने इसको क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया। फंडामेंटल राइट से हमने क्या कर दिया है, ऑर्डिनरी राइट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया है। चलिए आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा एंड प्लीज़ आप ये सारी की सारी जो क्लासेस को ना ढंग से देख लीजिएगा। अब जो भी बुक या जो भी नोट्स फॉलो कर रहे हैं उसको ढंग से रिवाइज करते रहिए, जितना रिवाइज करते रहेंगे उतना अच्छे से आप अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ आना काफ़ी नहीं है, आप उसमें आंसर कितना सही मार्क कर पा रहे हो वो ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम वही है। आप में नॉलेज कितनी है, यस बहुत अच्छी चीज़ है, बट क्या वो OMR शीट में आप लेकर आ पाए हो कि एलिमिनेट कर पाए हो क्वेश्चंस को, कि आप कितने सही लेकर आ पाओगे, तो वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए एमसीक्यूज़ को अच्छे से देखते रहिए, क्योंकि मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है कि आप लोग क्लासेस तो देख रहे हैं काफ़ी लोग, बट एमसीक्यूज़ वाली क्लास को आप लोग मिस कर देते हो, तो ऐसा मत कीजिए। एमसीक्यूज़ हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके तो क्लास को भी देखिए, उसके बाद एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस कीजिए। अदरवाइज़ मैं सोच रही हूँ, बाकी आप लोग भी मेरे को अपना सजेशन दीजिएगा, क्योंकि मैंने यही चीज़ बहुत ऑब्जर्व किया, आप क्लासेस तो देख रहे हो बट एमसीक्यूज़ वाली क्लासेस सिर्फ बहुत कम लोग देख रहे हैं। उनको लगता है कि अब हमने पढ़ लिया, अब हमें एमसीक्यूज़ करने की ज़रूरत है। बट आई एम थिंकिंग कि मैं ऐसे करूँ कि जो लास्ट डे वाले एमसीक्यूज़ हैं वो हमारी नई क्लास जो लेक्चर वाली है उससे पहले लेना स्टार्ट कर दूँ। इसकी वजह से आप एमसीक्यूज़ भी अटैम्प्ट तो करोगे ही करोगे, है ना, क्योंकि एमसीक्यूज़ आप मिस करो तो वो चीज़ सही नहीं है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ऐसा करना सही रहेगा, आप लोगों को सही लगेगा या अलग ही चलने दें हमारी ये दोनों क्लासेस को। चलिए अब हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या है वो आपको पहले ये पता होना चाहिए, याद आ रहा है, राइट टू इक्वलिटी हमने पढ़ा था आर्टिकल 14 to 18, फिर आर्टिकल 19 हमने देखा था, है ना। अब याद करने की कोशिश कीजिए कि आर्टिकल 19 to आर्टिकल 22 हमने किस वाले पॉइंट को बोला था। ओके चलिए फिर अब क्या बोलते हैं, ये पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। मैंने याद करवाया था कि सिर्फ सिटीजन्स को जो अवेलेबल है याद कर लीजिएगा, है ना। कुछ मैंने बताए थे, लास्ट के 3 बता रही हूँ, 2 बता देती हूँ, है ना। 29 एंड 30 ये तो थे, 29 30, है ना, मैंने ऐसे बोला था 29 30, ऐसे ही याद रखना। आगे के 3 और हैं वो नहीं बताऊंगी, बता दिया तो आपको याद आ जाएगा। सेकंड क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, दीज फ्रीडम्स आर एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट। क्या ये एब्सोल्यूट हैं? मैंने 2 जगह पे आपको बताया था कि ये वाले जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट है, ये कभी भी डाइल्यूट नहीं किए जाएंगे, है ना, कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट क्या आर्टिकल 19 भी उस कैटेगरी में आता है जहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है? एंड अगर आप ये वाला सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत करोगे ना तो आप मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करोगे, बिकॉज आर्टिकल 19 क्लॉज 1, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 हम पॉलिटी की
पहले दिन की क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि हम क्या लेते हैं, सिर्फ स्टैटिक क्लास नहीं लेते हैं, स्टैटिक के साथ जो करंट चल रहा होता है उस टॉपिक से रिलेटेड हम उस करंट अफेयर्स वाले पार्ट को भी लेते हैं। तो मुझे अच्छे से याद है जिस दिन मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी शुरू किया था ना, उस टाइम पर भी जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक था मैंने वहाँ पर भी बताया, एंड हर क्लास में आर्टिकल 19 का नाम आया है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत मत कीजिएगा, भले ही आंसर आपका गलत मार्क हो जाए। सेकंड स्टेटमेंट मैं चाहती हूँ आप इसको सही करो, वरना वो मेहनत वेस्ट है ना, कि मतलब पहले दिन से आपको पढ़ा रहे हो एंड स्टिल आप गलत करोगे, ठीक है। तो ये गलत नहीं होना चाहिए। देखते हैं स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ स्पेसिफाइज ग्राउंड ऑन विच रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मे बी इम्पोज। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई ग्राउंड्स हैं जो खुद बता रहे हैं कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो सकते हैं? मी सेकंड एंड थर्ड तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, है ना। तो जहाँ सेकंड और थर्ड दोनों हो उसको तो आप वैसे ही गलत कर दीजिएगा, है ना। ये कॉमन सेंस है कि ऊपर वाला तो मना ही कर रहा है कि कोई रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, एंड थर्ड वाला बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड्स है, ठीक है। चलिए एक और हिंट मैंने दे दी। अब आते हैं लास्ट स्टेटमेंट पे। द राइट टू स्ट्राइक इज एक्सप्रेसली गारंटेड अंडर आर्टिकल 19। क्या हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि राइट टू स्ट्राइक मतलब क्लियरली एक्सप्लिसिटली मेंशन है आर्टिकल 19 में? चलिए अपना आंसर बताइए। ये चारों ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, कौन कौन से सही लग रहे हैं। 3 सेकंड का टाइम है, अपना टाइम लीजिए, मैं इसको पूरा क्लियर कर देती हूँ जिससे आपको विजिबिलिटी इशू ना हो रहा हो। चलिए अपना आंसर मार्क कीजिए। याद रखिएगा आर्टिकल 19 का क्वेश्चन है, बोल रहा है ओनली सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, एब्सोल्यूट है, या कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बता रखे हैं, और राइट टू स्ट्राइक क्या एक्सप्रेसली गारंटेड है हमारे आर्टिकल 19 में। चाहे एक्सप्रेसली बोलें, चाहे एक्सप्रेसिवली बोलें, या एक्सप्लिसिटली बोलें, है ना, तीनों का मतलब एक ही है, याद रखिएगा। अब देखो मैंने आपको एक हिंट तो दे ही दी थी, चलो आप पहले मार्क कर लो, 3 सेकेंड्स का टाइम है। सो नाउ 3, 2 एंड नाउ टाइम्स अप, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहले बता दिया सेकंड और थर्ड तो क्या है, इन दोनों में से एक ही सही होगा। इन दोनों में से एक सही होगा तो सेकंड थर्ड तो हट गया हमारा, ठीक है, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब मुझे ये बताओ कि क्या हमने ऐसा पढ़ा है कि मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकते? नहीं ना, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 तो मतलब हर दिन न्यूज़ में रहता है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड गलत हो गया, इट मीन्स आपका ये भी गलत हो गया। अब आपके पास बचे 1, 3 एंड 4, तो ये तो सही है। मैंने बताया थे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के पास हैं, तो याद रखना 15, 16, 19, 29, 30। पता है आपके लिए एमसीक्यूज इसलिए और लाए जाते हैं कि ये मैंने कल भी बताया था, बट अगर आप भूल रहे हो, क्वेश्चन के फॉर्मेट में आते ही ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देखो आपका फिर से रिवाइज हो गया। इसलिए रिवीजन इज द की, है ना। आप हर बार बार नोट्स नहीं देखते हो तो एमसीक्यूज की फॉर्म में हम उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसलिए बोल रही हूँ मैं कि क्लास तो देखो ही देखो लेक्चर की, क्योंकि वो तो मस्ट है, आपको तभी चीज़ें पता चलेंगी, बट एमसीक्यू वाली सीरीज़ को मिस मत करो, वो भी ज़रूरी है आपके रिविज़न के लिए। तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा सही है, ठीक है। फिर आते हैं हमारा थर्ड वाला कि यस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ने ग्राउंड्स बता रखे हैं। एंड राइट टू स्ट्राइक है एक्सप्रेसिवली हमने देखा कि है नहीं है ना, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, एक्सप्लिसिटली है ही नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा ये, है ना, कि आर्टिकल 19 हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स देता है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को, ये एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अवेलेबल हैं इस पे। राइट टू स्ट्राइक हमारा एक फंडामेंटल राइट नहीं है अंडर आर्टिकल 19, जबकि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है बट राइट टू स्ट्राइक नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आपका जितना भी स्कोर रहा हो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा, हमें नहीं बताइए, कोई बात नहीं, अपने पास नोट करके रखिए, वहाँ पे देखते हुए चलिए कि अच्छा आपका ये वाला आंसर सही था तो वेरी गुड, मीन्स आपको ये वाली चीज़ रिवाइज थी। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वहाँ पे देखिए क्यों गलत हो गया, क्या आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, या फिर क्या आपने रिवाइज नहीं किया था, या फैक्चुअल चीज़ें भूल गए, कई बार कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, तो उस चीज़ पे एनालाइज कीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ 5 क्वेश्चन है तो एनालाइज करना ईजी है, ओके। एंड अगर आपको ये हमारे सेशंस पसंद आ रहे हो, चाहे लेक्चर्स के हों या ये एमसीक्यूज़ वाले हों, है ना, क्योंकि दोनों मैंने इसलिए लेकर आए हैं सेशंस कि आप अच्छे से पहले क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है, पूरे के पूरे जो टॉपिक है उसको क्लियर कीजिए, आपके सारे चैप्टर समझिए, उसके बाद आप एमसीक्यू से प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि मेन टास्क तो हमारे यही ना, प्री में हमारे एमसीक्यूज़ ही हमें सॉल्व करने हैं। तो अगर ये क्लासेस आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, अपने जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, और अपनी प्रैक्टिस तो अच्छे से करते रहिए, रिवाइज करते रहिए बार बार, ओके। एंड यूपीपीसीएस के लिए मैंने, क्योंकि अभी देखो हमारा एग्जाम 6 दिसंबर को है, तो इसलिए
मैं अभी थोड़ा सा फोकस मेरा यूपीपीसीएस पर ज़्यादा है रादर देन यूपीएससी। तो यूपीपीसीएस के लिए हमने एक्स्ट्रा क्लासेस लाई हुई हैं काफ़ी सारी। हमने मेंस सीरीज स्टार्ट की है, मेंस क्वेश्चंस आंसर की, है ना, आपने देखा होगा। वहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमारा 2025 का जीएस 5 का जो पेपर है उसके हमने कितने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एंड आज ही आपके 4 क्वेश्चंस की और सीरीज आ जाएगी। इट मीन्स कल आपका जो जीएस 5 का जो पेपर है 2025 का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाली क्लास को भी अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है पॉइंटर्स में कि अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हाईलाइट करके बताया, अच्छा क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, मैंने क्रिस्प बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, सिर्फ ये जो बॉक्स वाली चीज़ें कि क्या कीवर्ड्स आंसर में चाहिए, मैंने इवन ये तक बताया हुआ है, तो वो भी नोट कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। साथ में डिटेल्ड आंसर दिया है विद इन वर्ड्स लिमिट, तो सोचो कि आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। एंड अभी अक्टूबर तक टाइम है, मेंस को बिल्कुल मत छोड़िए, है ना। अगर आप बिल्कुल ही पहली बार प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं कहूँगी कि हाँ प्री को ज़्यादा टाइम दो, बट मेंस को मत छोड़ो, क्योंकि प्री निकल भी गया, आप मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं हो तो आप वो बैटल ऑलरेडी लूज कर चुके हो, है ना, सीरियस टर्म्स में। तो अभी मेंस की प्रैक्टिस करते रहो, एटलीस्ट इतना कि आपके नोट्स तैयार हो। तो देखो GS5 है ना, GS6 एंड GS4, इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी। अब आज मेरा ना किसी से डिस्कशन भी हुआ था, उनको भी थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में पूछना था कुछ, तो आप याद रखिएगा कि GS5, 6 एंड GS4 एटलीस्ट इनके ना PYQs कर लीजिए। अब आप देखो GS5 के तो हमारे 3 साल से ही ये पेपर है, 2023, 24 और 25 के ही पेपर है, ये है ना, नया पेपर स्टार्ट हुआ था GS स्पेसिफिक। तो GS5 और GS6 के आपको सिर्फ 3 पेपर करने हैं, बहुत आराम से हो जाएंगे। साथ में GS4 के आप एटलीस्ट 5 ईयर्स के कर लो, तो आपके पास ना नोट्स काफ़ी सारे बन जाएंगे कि आप जब प्री दे के चुकोगे तो आपको टेंशन नहीं होगा कि अरे यार कुछ भी प्रिपेयर नहीं है, ये हो जाएगा। बाकी आपका जो हमारा हिंदी का हो गया, आप वीक में भी अगर 2 दिन भी दे रहे हो, 3 दिन भी दे रहे हो, काफ़ी है, क्योंकि हमारे पास सिलेबस स्पेसिफाइड है, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को अच्छे से कर सकते हो। बाकी जो हमारा GS1, 2, 3 है, देखो एक तो प्री से भी हमारा क्या हो जाता है, इंटरेक्ट करता है, तो आपको चीज़ें पता होती हैं, तो वो आप मेंस मतलब प्री के बाद भी उसको खींच सकते हो। पर मैं बोलूँगी GS5, 6 एंड 4 अभी कर लीजिए। GS5 एंड 6 का एक और फ़ायदा मैं बताऊँ, आप अगर अभी GS5 एंड 6 मेंस वाला कर लोगे ना, तो जो हमारा प्री में जो यूपी स्पेसिफिक वाला पार्ट आता है ना, जहाँ पे फिर हम लोग क्वेश्चंस को या तो तुक्का मारते हैं या छोड़ देते हैं, है ना, वो नहीं करना पड़ेगा। आपका क्या हो जाएगा, यूपी स्पेसिफिक वाला भी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं चाहूँगी कि आप इस वाली स्ट्रेटजी को देखिएगा, पसंद आए तो इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। कोई भी अगर आपको डिस्कशन करना हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक उसका दे रखा है आपको यूट्यूब चैनल पर ही। चलिए, तो फिर अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। एंड यस, ये हमारा प्रीलिम्स पिटफॉल से ऑलरेडी कल वाली क्लास में मैंने शेयर कर दिए हैं। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि मैंने कल बाद में चेक किया एक बार, जो हमारा 1 पेजर था ना, वहाँ पे कुछ चीज़ें ना मिसमैच हो रही है। लाइक आर्टिकल 25 से 28 नहीं दे रखा है, उसमें नहीं है, है ना। आर्टिकल 29, 30 है एंड 30 के आगे ब्लैंक है, वो मेंशन नहीं है। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी इस वाली चीज़ पे काम कर रही हूँ। एंड जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो 1 पेजर है वो आपको नया अवेलेबल हो जाएगा। बट क्लास है ये, तो आप क्लास को देख सकते हो, बस जो 1 पेजर वाला जो हमारी स्लाइड है उसको मैं अपडेट करवा दूंगी। ठीक है, चलिए, तब तक अपनी अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। कोई भी इशू हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू एवरीवन। आज हम करने वाले हैं हमारे 5 MCQs प्रैक्टिस DPS पेपर। ऑलरेडी हम हमारे 7 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने जो फाउंडेशन होता है ना पॉलिटी का, चाहे वो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर हो, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रीएम्बल हो, सैलिएंट फीचर्स हो, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हो, सिटीजनशिप हो, और इवन हमारा फंडामेंटल राइट्स, हम इन सब की क्लासेस भी ले चुके हैं। इन पे बेस्ड जो हमारी मिनी क्विज आती है, 7 एपिसोड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा 8th एपिसोड। DPSP हम और कल वाली क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो आज टाइम है इसमें मिनी क्विज प्रैक्टिस करने का। आई एम होपिंग कि आप अच्छे से कल वाली क्लास को रिवाइज करके आए होंगे। एंड आज जो पहली बार हम मेरी क्लास को देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले जाके जो हमारी अर्लियर क्लासेस है ना DPSP तक, ठीक है, ये पहले कंप्लीट कर लो। प्रीवियस वाले जो चैप्टर्स हैं उन पे बेस्ड MCQs प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ये वाली क्लास कंटिन्यू करना। बिकॉज एक फ्लो में आप पढ़ोगे ना तो वो बहुत ही ज़रूरी है, खासकर हमारे पॉलिटी वाले चैप्टर्स के लिए। आपस में इंटरलिंकिंग है,
टॉपिक्स का जो इंटरलिंकिंग चल रहा है, आपके जो जितने भी डाउट्स होते हैं, जहाँ पे भी कंसेप्चुअल इश्यूज होते हैं, वो सब क्लियर होते हुए जाते हैं, एक लिंकिंग है। तो इसलिए पहले प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारी अवेलेबल हैं, चाहे वो हमारी 1 पेजर सीरीज़ हो जहाँ पे मतलब मैं लेक्चर और पूरी डिटेल में इसके बारे में पढ़ाती हूँ, एंड दूसरी हमारी ये मिनी क्विज वाली जो सीरीज़ चलती है जिसमें हम डेली 5 MCQs लेते हैं। तो आप पहले वो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ये वाली क्लास लीजिएगा। एंड जो कल वाली क्लास देख कर आए हैं, आई एम होपिंग कि आप रिवाइज अच्छे से करके आए होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़िएगा, सिर्फ 3 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस were inserted into the constitution through the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976। ये जो नीचे 4 दिए हुए हैं ना आपको पॉइंट्स, इनमें से पूछ रहे हैं कि इनमें से ये कौन से प्रोविजंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए, किससे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1976 में आया था। अब अगर आप चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे तो आपको पता होंगे कि ओरिजिनली कौन से थे, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाए गए थे। ठीक है, ये कल बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। तो चलिए अब आप इन चारों को देख लीजिए कि कौन कौन से हमारे ओरिजिनल में थे या नहीं थे, कौन से 42nd से आए हैं, या हो सकता है इनमें से कोई और किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आए हो, तो वो आपको पता करना है। आपसे पूछे करेक्ट आंसर, तो जो 42nd से आए हैं आपको सिर्फ वही मार्क करके बताना है। पहला प्रोविजन क्या है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। सेकंड है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। थर्ड है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एंड हमारा फोर्थ प्रोविजन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ईजी है, आप एक पार्ट को ईजीली एलिमिनेट कर सकते हो। जल्दी से अपना आंसर मार्क करो, बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी अपना आंसर मार्क कर लीजिए, 3 सेकेंड्स हैं बस आपके पास। उसके बाद हम डिटेल में इसके आंसर को देखेंगे। सो नाउ 3 and 2 and now 1। so now your times up। आई एम होपिंग कि आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसके आंसर को। क्या आपको ध्यान है कि हमने क्या किया था, ये वाला जो ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये तो ऑलरेडी था ना प्रेजेंट, इसको थोड़ी ना अमेंडमेंट एक्ट से लेकर आया, ये तो हमारा गांधीयन प्रिंसिपल था, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ये वाले इसको फोर्थ वाले को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास के ऑप्शन बचे 1 and 3, एंड दूसरा क्या है, सॉरी ये 2 and 3, एंड पहला ऑप्शन है 1, 2 and 3। तो यस, ये जो स्टार्टिंग के तीनों प्रोविजंस हैं ये आए हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। तो इसको डिटेल में एक बार आंसर देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। तो यस, ये क्या है, करेक्ट है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, इन तीनों को ऐड करवाया है। 39A डील करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड से। आर्टिकल 43A डील करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री से। एंड आर्टिकल 48A डील करता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट से। ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये याद रखना, जो आर्टिकल 40 है विलेज पंचायत, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, हमने अमेंडमेंट के थ्रू ऐड नहीं किया है। एंड ये हमारा कौन सा वाला पार्ट में आता है, गांधीयन प्रिंसिपल्स में। एंड आपको ये भी याद होगा, मैंने बताया था कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लासिफाई नहीं किया है, ये हमने किस तरीके का प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमारे DPSPs को। एक गांधीयन प्रिंसिपल, एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, और एक हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द DPSP, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसमें से पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आर्टिकल 37 मेक्स DPSPs अ नॉन जस्टिसेबल बट डिक्लेयर्स देम फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। क्या आर्टिकल 37 ये बोलता है कि DPSPs हमारे नॉन जस्टिसेबल हैं। नॉन जस्टिसेबल पता होना चाहिए, कई बार बता चुकी हूँ, अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगी, ठीक है। पर बोलता है कि नॉन जस्टिसेबल है बट ये फंडामेंटल है कंट्री के गवर्नेंस के लिए। ओके, सेकंड क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, DPSPs आर एड्रेस्ड एक्सक्लूसिवली टू द यूनियन गवर्नमेंट एंड डू नॉट इम्पोज एनी कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन अपॉन स्टेट गवर्नमेंट्स। जो DPSPs हैं ये सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर इम्पोज होते हैं, है ना, यही इसको फॉलो करेंगे, बट कोई भी स्टेट गवर्नमेंट पे ये इम्पोज नहीं होते हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ये इम्पोज नहीं करते। इन शॉर्ट यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर ये अप्लाई करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन बोथ इनेक्ट लॉज। कौन कौन, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स
can both enact laws to give effects to DPSPs within their respective legislative competence. मीन्स पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है दोनों ही लॉज बना सकती हैं DPSPs को एक लीगल प्रोविजन बनाने के लिए, पर अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉम्पिटेंस में। मीन्स पार्लियामेंट जिस चीज़ पे लॉ बना सकती है वो वाली चीज़ों को इंक्लूड करेगी, एंड स्टेट लेजिस्लेचर जिन पे अपना लॉ बना सकती है, मतलब जहाँ पे उसकी लेजिस्लेटिव पावर है, वो उतने को यूज़ करेगी। बताइए आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। 3 सेकेंड्स हैं आपके पास, जल्दी से अपना आंसर मार्क कीजिए। इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। सो नाउ टाइम्स अप, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन, हमें अब ढंग से देखना। लेट मी रिमूव, ओके। सो अब ये बताओ, ये तो सही है, आर्टिकल 36 तो हमें डेफिनेशन बता रहा था ना, आर्टिकल 36 की स्टेट की डेफिनेशन क्या है। आर्टिकल 37 ने बोला था कि DPSPs क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। बट अगर आप कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, है ना, तो उसको क्या है, ये फंडामेंटल प्रोविजंस है कि उसको लागू करने ही करने, क्योंकि ये क्या करते हैं, सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। तो आपको लोगों के बारे में वही तो सोच रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब पर ये गलत है ना, मैं ऑलरेडी बताया था कि DPSPs दोनों पे ही अप्लाई होते हैं, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट पे अप्लाई होंगे। सेकंड स्टेटमेंट गया तो आंसर आपकी आंखों के सामने, करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए, ओके। एंड थर्ड वाला भी सही है कि पार्लियामेंट जो उसका कॉम्पिटेंस है उसके अकॉर्डिंग लॉज बना सकती है DPSPs को इफेक्ट देने के लिए, एंड स्टेट लेजिस्लेचर अपनी वाली प्रोविजंस में करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन है, तो ये गलत नहीं होने चाहिए थे। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन फंसा रहे हैं, बट एटलीस्ट ये आपकी अभी बेसिक प्रैक्टिस चल रही है, ये गलत नहीं होने चाहिए। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन जब हमें छोटा सा लगता है तो लगता है ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा, बट एक्चुअली छोटे वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा घुमाते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से एक एक वर्ड को पढ़िएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिप्रेजेंट्स द मोस्ट डायरेक्ट अटेम्प्ट टू कन्वर्ट अ DPSP into a specific statutory और institutional mechanism। समझ में आया कि इन चारों में से कौन सा प्रोविजन है जिसने क्या किया है, जो DPSP है उसको एक कानून में चेंज किया है। मीन्स उसके लिए एक स्पेसिफिक आपको लॉ, है ना, स्टैट्यूटरी बोलो या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा ना कि ये क्या कर सकते हैं, जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है ये लॉज बना सकती है। तो क्या इनमें से कोई ऐसा है, मतलब ऑब्वियसली है, तभी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा है जिसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, ओके। मैकेनिज्म इन द सेंस स्टैट्यूटरी और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। तो ध्यान से पढ़िए। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, क्या विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ऐसा लॉ है स्पेसिफिक। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, कुछ इससे रिलेटेड है। आर्टिकल 43 लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर वर्कर्स। फिर लास्ट हमारा आर्टिकल 48A एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। आपका जो भी आंसर है जल्दी मार्क कीजिए। इसके लिए तो मैं आपको 5 सेकेंड्स दूंगी, थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन की लेंथ छोटी है, बट यहाँ पे आपको आपका कितना मतलब रिमाइंड कर पा रहे हो चीज़ों को, उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, ओके। तो अपना टाइम आराम से लीजिए, मैं भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बट अपना आंसर जल्दी से मार्क कर लीजिए। सो यस, सोचिए समझिए, उसके बाद अपना आंसर मार्क करना है, ओके। नाउ 5, नाउ 4, नाउ 3, नाउ 2 एंड नाउ फाइनली 1। नाउ टाइम्स अप, ओके। चलो अब देखो, अगर आपको कुछ मान लो समझ में नहीं भी आ रहा, तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए था कि यार इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इस पर रिलेटेड चीज़ें काफ़ी हमें न्यूज़ में रहती है ना कि लोगों को फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, इक्वल जस्टिस रहना चाहिए। तो यस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 39A। इसमें आपने वो सुना होगा कि हम क्या लेके आए थे, नालसा वगैरह चीज़ें ना, तो वहाँ पे जो जस्टिस मिलेगा लोगों को, ठीक है। तो आर्टिकल 39A डील्स करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड से। एंड ये हमारा किस इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपको लॉ देखने को मिल रहा है, तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1980
7, ठीक है। ये नालसा वाला हो गया, स्टेट का भी होता है नालसा फॉर नेशनल लेवल, एंड स्टेट के लिए हमारा स्टेट लेवल्स पे चलता है। तो आपको याद रखना है कि बाकी के जो प्रोविजंस हैं उन पे भी है लेजिस्लेशन इन्फ्लुएंस, बट ये वाला जो हमारा आर्टिकल 39A है ये पर्टिकुलरली एक क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल से इंस्टीट्यूशनल पाथवे हमें दिखाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमारे किसके लिए अवेलेबल है, आर्टिकल 39A के लिए, ओके। चलिए चलते हैं हमारे, अब यहाँ पे हाँ 1 सेकंड और मैं बता दूँ, ठीक है, कि याद रखना है ना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम भी दिया था कि स्पेसिफिकली बात कर रहा है कि स्टैट्यूटरी या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। सिंपल उस टर्म में मत जाना कि अच्छा लॉ तो हम एनवायरनमेंट के लिए भी बोल सकते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, नहीं, यहाँ पे क्या स्पेसिफिक हमारे उस इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखना कि हम लिविंग वेज को भी किसी से कनेक्ट कर दें, ठीक है, नहीं, ये इनके लिए हमारे पास लॉ देखने को मिल रहे हैं, बट क्या है पूछा है स्पेसिफिक हमारे पास इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है या नहीं है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट पूछा है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आर्टिकल 39B डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज टू सबसर्व द कॉमन गुड। क्या आर्टिकल 39B ये कहता है कि जो हमारे जो रिसोर्सेज, हमारे जो संसाधन हैं वो मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए कि सबका फायदा हो, है ना, कॉमन गुड हो, है ना, ऐसा नहीं कि किसी एक के पास ही पूरी की पूरी वेल्थ हो, दूसरा इंसान गरीबी में जी रहा हो। मीन्स क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप और जो हमारे मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो सबके भले के लिए होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आर्टिकल 39 क्लॉज C सीक्स टू प्रिवेंट कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। ऊपर वाली चीज़ है कि ये क्या करेगा, जो वेल्थ है मीन्स जो आपके बोल सकते हो धन है, संपत्ति है, ठीक है, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो भी किसके लिए होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए, कॉमन डेट्रीमेंट, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्शन और पर्टिकुलर क्लास, ओके। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, बोथ आर्टिकल्स 39 क्लॉज B एंड 39 क्लॉज C वर इंसर्टेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कब का है ये, 1976 का है ना। क्या ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं 39 क्लॉज B एंड आर्टिकल 39 क्लॉज C, क्या ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आए थे? तो आपका जो भी आंसर है जल्दी से मार्क कीजिए, एंड ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि मैंने बताया था कि आर्टिकल 39 सब क्लॉज B, आर्टिकल 39 क्लॉज C, है ना, ये हमारे क्या करते हैं फंडामेंटल राइट्स और DPSPs के बीच में जब देखते हैं बैलेंस बनाने के लिए, तो ये वाले आर्टिकल बहुत रोल में आए थे, है ना, जब इवोल्यूशन चला था कि हम आर्टिकल 14 एंड 19 को प्रायोरिटी दें या आर्टिकल 39 क्लॉज B एंड आर्टिकल 39 क्लॉज C को दें, ओके। ये स्टोरी आपको याद आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझाई थी। तो अपना आंसर जल्दी से मार्क कर लीजिए, 3 सेकेंड्स है आपके पास, 3, 2, नाउ 1। अपना आंसर मार्क करो जल्दी से, नहीं किया हो तो, बिकॉज नाउ टाइम्स अप, ओके। चलिए अब देखो, सीधी सी बात है, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, यही तो बात कर रहे हैं, वो लोगों का भला हो, फायदा हो, इसलिए तो हम आर्टिकल 14 और 19 को भी कंपेयर कर रहे थे कि जब हम 39B एंड 39C को लेके आएंगे तो फंडामेंटल राइट्स को भी क्या कर सकते हैं, नीचे लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो वो जो इवोल्यूशन चला था तभी तो बात चली, पर ये जो हमारा स्टेटमेंट 3 है ये क्या है, इनकरेक्ट है, ये हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट से नहीं आया है, ओके। सो थर्ड वाला आप हटाओगे, आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए डिटेल में इसको आंसर देख लेते हैं एक बार, कि जो हमारे स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 हैं वो करेक्ट हैं, बट ये जो हमारा दोनों आर्टिकल्स हैं ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ये नहीं आया। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमारे कौन से आर्टिकल्स ऐड हुए हैं, तो इनको याद रखना, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A एंड आर्टिकल 48A, ये हमारे आए हैं, है ना। अभी हम पहले भी देख चुके थे कि कौन कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा आया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, ठीक है, ये मतलब बस टेस्टिंग है कि अच्छा आप कितना अच्छे से रिवाइज करके आए हो, आपको चीज़ें कितनी क्लियर हुई हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। DPSPs दे रखी हैं, इनका क्लासिफिकेशन दे रखा है, अब आपको बताना है कि ये पेयर सही है या नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत का गांधीयन प्रिंसिपल है, ये लो, ये तो मैंने चीटिंग ही करवा दी, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया है, तो ये तो सही है, चलो मैं ही बता दे रही हूँ, है ना। बाकी के 3 ऑप्शन पे जाइए,
ठीक है। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, सेकंड पेयर सॉरी, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, क्या ये गांधीयन प्रिंसिपल है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, क्या ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है? एंड प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, क्या ये भी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का पार्ट है? तो अपना आंसर बताइए कि आपको कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड लग रहे हैं, सिर्फ 2, सिर्फ 3, चारों, या फिर कोई भी नहीं। आपका अब आप ये वाला आंसर तो हटा ही दोगे क्योंकि ये तो मैंने ही आपको बता दिया कि एक तो आपका सही है। चलिए, तो आपके पास अब 3 ऑप्शंस है, अपना आंसर जल्दी से मार्क कीजिए। ये इजी क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ओके, इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत आ रही है इट मीन्स आपको रिवीजन की ज़रूरत है। दोबारा से जाके क्लास देखिए, अपने नोट्स रिवाइज कीजिए। सारी की सारी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा रही हूँ, वहाँ से जाके रिवाइज कीजिए। 1 पेजर में आपको सब कुछ मिलता है ना, उधर से रिवाइज कीजिए। तो रिवाइज करते रहिए, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते रहिए, क्लासेस लेते रहिए। कैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, होंगे ही होंगे, है ना। चलिए, सो नाउ 3, 2 and 1, now your time's up. ओके, सो करेक्ट आंसर बताना है। तो ये चारों ही हमारे क्या है, सही है। हमने बोला था जैसे विलेज पंचायत बनानी है तो गांधीयन थॉट थी, गांधीयन प्रिंसिपल है ये। कॉटेज इंडस्ट्रीज भी हमारा किसी गांधीयन प्रिंसिपल में है। इक्वल जस्टिस मिलनी चाहिए, इंटरनेशनल पीस रहे, तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। तो उसके सारे आंसर्स क्या हैं, मतलब सारे पेयर्स क्या है, करेक्टली मैच्ड हैं। तो आंसर शुड बी सी। ओके, तो ये हमारे क्या है, चारों करेक्ट हैं। विलेज पंचायत गांधीयन प्रिंसिपल है, आर्टिकल 40 में इसका मेंशन है। सिमिलरली जो कॉटेज इंडस्ट्री है ये भी गांधीयन प्रिंसिपल है एंड इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 43 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, कहाँ देखने को मिलता है, आर्टिकल 39A। एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो कि लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल ही है, ये हमारा किस आर्टिकल में, आर्टिकल 51 में। तो आपको डीपीएसपी में ये ध्यान रखना है कि पहले आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए, किससे डील कर रहे हैं, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैं उनसे क्या क्या ऐड हुआ है, चाहे वो हमारा 42nd हो, ठीक है, 86th हो, 97th हो, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, जो केसेस का एवोल्यूशन है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको डीपीएसपी में पता होने चाहिए। अगर आपने अच्छे से क्लासेस ली होंगी, रिवाइज किया होगा, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। मतलब आपको ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब अंडरस्टैंडिंग है तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। रटना कुछ नहीं है, समझते जाओ और रिवाइज करते जाओ, बस यही करना है। तो ये आई एम होपिंग कि आपके मार्क्स अच्छे आए होंगे। आपका जितना भी स्कोर बना हो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, तो आप हमसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। पीडीएफ सारी वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसका मतलब आपको नोट्स के लिए या किसी भी पीडीएफ के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी टेलीग्राम पे अपडेटेड है। ओके, एंड बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो कंफर्म कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। बस कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए रिलेटेड टू सब्जेक्ट और एग्जाम। अपनी प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो, बस। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग एंड कीप रिवाइजिंग। एंड अगर आपको ये हमारे सेशंस पसंद आ रहे हो, पसंद से भी ज़्यादा मैं अगर ट्रूली बोलूँ तो अगर ये आपके पढ़ाई में, समझने में, रिवीजन में, आपके एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल लग रहे हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। हे एवरीवन, आज है हमारा 9th एपिसोड हमारी पॉलिटी क्विज का। हम ऑलरेडी 8 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं हमारे मिनी क्विजेस के, जिसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सिटीजनशिप, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर्स, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड इवन डीपीएसपी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और हमारी 1 पेजर सीरीज़ भी चल रही है, जिसमें हम क्या करते हैं, इन हर चैप्टर को डिटेल में और एक से 1 पेज से समझने की कोशिश करते हैं। मीन्स आपको एक 1 पेज प्रोवाइड किया जाता है जिसमें हर इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। फिर हम उस पर बेस पूरी की पूरी क्लास को देखते हैं। तो आप जाके पहले प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए, आपने अगर इनकेस नहीं देखी है या आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो। और अगर आप ऑलरेडी क्लासेस देख कर आए हो और हमारी कल वाली फंडामेंटल ड्यूटी वाली क्लास भी रिवाइज करके आए हो, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का क्विज सेशन।
तो ये मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाती हूँ। ये आपको अर्ली मॉर्निंग में ही जो पोस्ट वाला सेक्शन होता है ना, वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, एंड साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी ये आपको अवेलेबल हो जाते हैं। सारी की सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई हैं, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैं सारी की सारी पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो ये देखिए कि कैसा फ्रेमवर्क है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी का, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं, है ना, कि क्या अमेंडमेंट एक्ट से आई है, हमने उसको भी यहाँ पर ही देख लिया। ठीक है, कि कहाँ प्रीलिम्स ट्रैप होते हैं जहाँ से फंसाते हैं, वो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। बैकिंग क्या है, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमने देख लिए थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का क्विज सेशन। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 3 सेकंड का ही टाइम मैं आपको दूंगी क्वेश्चन को पढ़ के अपना आंसर मार्क करने के लिए। एंड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, आंसर सही से मार्क कीजिए, एंड चीटिंग नहीं। जितना स्कोर बनेगा उतना ही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हमें दे रखी हैं, है ना, इसको समझना है और बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दे वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सोरेन सिंह कमेटी। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इंक्लूड की गई। सेकंड बोला, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। फिर द फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन द सेम मैनर एज फंडामेंटल राइट्स। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स की ही तरह कोर्ट्स में एनफोर्स की जा सकती हैं। अब आपको जो भी स्टेटमेंट सही लग रहा है उसको बताइए। ये अगर आपने क्लास देख कर आए होगे ना, है ना, या नोट्स भी पढ़ के आए होगे, तो आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस वर्ड्स में आपको ट्रैप करवाते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो नाउ आपका टाइम स्टार्ट होता है, अपना आंसर जल्दी से मार्क कर लीजिए। सो नाउ 3, now 2, now 1, and now your time's up. ओके, चलिए अब देखो, एक बात बताओ, क्वेश्चन को जरा ढंग से देखो। ये जो स्टार्टिंग के 2 स्टेटमेंट्स हैं, क्या यही कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा है आपको? कि पहले स्टेटमेंट तो क्या कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सोरेन सिंह कमेटी, की रिकमेंडेशन आ रही है, हम तब ऐड कर रहे हैं, मीन्स अमेंडमेंट हुआ होगा बाद में। और ये बोला है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। ओरिजिनल में थी तो हम उसको अमेंडमेंट के थ्रू ऐड क्यों करेंगे, किसकी रिकमेंडेशन पे, है ना। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने थोड़ी ना किसी की रिकमेंडेशन, मतलब एक पर्टिकुलर सेंस में बोली, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। रिकमेंडेशन तो हम बाद में ले रहे हैं ना, कि किसी चीज़ को ऐड करना है, अमेंडमेंट लाना है। तो ये वाले क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो यस, ये हमारा 1976 में ऐड हुई है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज बाय 42nd, ओके, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से, है ना। ये आपको याद रखना है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। सेकंड स्टेटमेंट गलत, तो 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। अब ऑलरेडी मैंने बताया था, ये मैं हर क्लास में बता चुकी हूँ आपको, ये वाला पॉइंट आप मेरी किसी भी क्लास को देख लेना, कि मैंने आपको एनफोर्सेबल का मतलब है ना जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल, क्योंकि ये वर्ड हर बार आया है ना, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पॉलिटी में बेसिक है कि आपको वो क्लियर होने ही चाहिए, वरना बहुत डाउट रह जाता है। तो ये जस्टिसिएबल मैंने हर क्लास में समझाया हुआ है आपको, और मैंने हर बार बताया है, आज भी बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा ना, कि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को याद रखना कि ये जस्टिसिएबल है। मीन्स आप अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो हमारे उस प्रोविजन को एनफोर्स करवाने के लिए। बट हमारा चाहे प्रीएम्बल हो, चाहे हमारे डीपीएसपीज हो, या हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हो, दीज आर नॉन जस्टिसिएबल। ओके, ये आपको याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, थर्ड गलत। तो करेक्ट आंसर शुड बी ओनली 1। तो मतलब ये क्या हो गया हमारा सही आंसर, 1 ओनली। चलिए, ओके, तो ये ध्यान रखना है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को। किस पार्ट में, पार्ट 4A, आर्टिकल 51A, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सोरेन सिंह कमेटी, दे वर दीज फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। ओके,
ये नॉन जस्टिसेबल है, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल बट फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल। 10 ड्यूटीज तो यहाँ से आ गई थी और जो 11th ड्यूटी थी, है ना, याद रखना सोरेन सिंह कमेटी ने 8 रिकमेंडेशन दी थी बट फाइनली हमने कितनी ऐड की थी, 10, है ना, ये वाला डिफरेंस भी बताया था, याद रखना। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 10 हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी आई। 11th जो ड्यूटी थी वो हमारा 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड किया गया, ये हमारा वही बच्चों को एजुकेशन देने से था, ये आपको याद रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें से वही पूछा है, सही बताने हैं। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या सिर्फ आर्टिकल 51A, अगर आपको यही नहीं पता कि आर्टिकल 51A क्या है तो आप कैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना। तो ये आपको कुछ आर्टिकल्स बहुत ज़रूरी हैं जो पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एवरी फंडामेंटल ड्यूटी इज एक्सप्रेसली एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन्स। क्या ये सिर्फ सिटीजन्स पे ही एप्लीकेबल है फंडामेंटल ड्यूटी? सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला है, फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी यूज्ड बाय कोर्ट्स व्हाइल इंटरप्रेटिंग द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज को जो हमारी जुडिशरी है वो इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को, क्या वो फंडामेंटल ड्यूटीज को यूज़ कर सकते हैं? याद करने की कोशिश कीजिए, ये मैंने बताया था कि ये ट्रैप्स में फंसाते हैं, है ना, ये ऐसे ही पॉइंटर्स होते हैं कि इंटरप्रिटेशन में काम आ सकता है या नहीं आ सकता, जस्टिसेबल है कि नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं स्टेटमेंट 3 पर। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब पेनल्टीज फॉर फेलियर टू परफॉर्म अ फंडामेंटल ड्यूटी। क्या पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है, मे प्रिस्क्राइब, वर्ड को ढंग से पढ़िएगा, ठीक है, क्या वो पार्लियामेंट, वो का मतलब पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट पेनल्टीज प्रिस्क्राइब कर सकता है अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहे हो? तो अपना आंसर सोच समझ के दीजिएगा, जल्दी से, मतलब तसल्ली से पढ़िए, ठीक है, मतलब दिमाग खोल के, कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, ढंग से क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़िए और फिर अपना आंसर मार्क कीजिए। 3 सेकंड मिलेंगे बस आपको, जल्दी से अपना क्वेश्चन समझिए। चलिए जल्दी जल्दी अपना आंसर मार्क कीजिए। सो नाउ 3, नाउ 2 एंड नाउ 1। सो फाइनली द टाइम्स अप। ओके, चलो अब देखो ये तो सही है कि फंडामेंटल ड्यूटी हमारी क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स पे अप्लाई करती है, फॉरेनर्स पे अप्लाई नहीं करेगी। ड्यूटी है ना, तो यहाँ की तो लोग निभाएंगे, ऐसे याद रखो। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तो यस ये भी मैंने बताया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है इनको कोर्ट्स यूज़ कर सकता है इंटरप्रिटेशन के लिए, इवन फॉर द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये आपको ध्यान रखना है। एंड थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट पेनल्टीज प्रिस्क्राइब कर सकता है अगर मान लो किसी पे लॉ बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पे पनिशमेंट ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो अगर आपने वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं की तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पेनल्टीज भी प्रिस्क्राइब कर सकता है फॉर फेलियर टू परफॉर्म अ फंडामेंटल ड्यूटी। सो करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन इज डी। चलते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। आई एम होपिंग कि आपको समझ में आया होगा, है ना, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। तो आर्टिकल 51A क्या बोलता है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन से डील करता है, नॉन जस्टिसेबल हैं, ठीक है, कोर्ट इसको इंटरप्रिटेशन में भी हेल्प में ले सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, पार्लियामेंट लॉज इनेक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ड्यूटी को इफेक्ट में लाने के लिए, एंड उसके लिए पेनल्टीज भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है, ठीक है। तो पर ये याद रखना है कि अगर मान लो फंडामेंटल कोई भी ड्यूटी आप उसका नॉन परफॉर्मेंस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली पेनल्टी नहीं आएगी, बट अगर लॉ है, लॉ में लिखा हुआ है कि पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ओके, ये ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग, करो इन सबको कंसीडर, और फिर क्या बताना है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर एक्सप्रेसली मेंशन्ड एज फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A। अच्छा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ ये बताना है कौन कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। क्या रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम है, मैंने आपको सारी की सारी 10 मिनट वाली क्लास थी बट मैंने वहाँ पे एक एक आपको याद करवाई है विद ट्रिक विद कनेक्शन, है ना, तो इसको गलत मत करना, ठीक है। और अगर भूल रहे हो वापस से जाकर देखो, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जहाँ से आपको फंसाया जाता है, तो इनको भी मिस मत करो,
टाइम एक बार ही यूज़ करो, है ना, बार बार उतना टाइम नहीं है अपन लोगों के पास। क्लास लो, रिवाइज करो एंड बस रिवाइज करो, ठीक है। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। रिवीजन नहीं करोगे, आज क्लास ली कल भूल जाओगे कि क्या था, भले ही आपको कितना इंटरलिंकिंग के साथ भी पढ़ाया जाए। तो इसलिए हमेशा रिवीजन इज़ द की, उसको कभी मत बोलो, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, रिवीजन फॉर द सॉरी रिवीजन निकल रहा है मेरे मुंह से। रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, क्या ये सही है या नहीं है। ड्यूटी टू वोट इन इलेक्शंस, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। अब आपको बताने हैं कि आपको इसमें से कौन कौन से सही लग रहे हैं, कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटी का। अगर ये गलत हो रहा है तो सीरियसली आपको सिंसियर होना पड़ेगा। अब अगर आप क्लास देख के आ रहे हो एंड उसके बाद भी ये गलत कर रहे हो तो, एंड जो बिना क्लास दिए क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भाई मत करो ऐसे, पहले पढ़ लो उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। जब सीरीज चल रही है कंटिन्यूएशन में कि आपको क्लास भी मिल रही है, देन एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो रही है, तो इस वाली चीज़ का बेनिफिट उठाओ ना। पहले क्लास देखो, नोट्स रिवाइज करो, पीडीएफ अवेलेबल हो रही है आपको टेलीग्राम पर, वहाँ पे देखो, पढ़ लो अच्छे से, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज लगाओ। बस यही तो करना है अपन को, तो वो करो। ये दो क्लासेस आपको साथ के साथ मिल रही हैं। एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस अभी मेरा मेन फोकस यूपीपीसीएस पर है, क्योंकि अभी उनका एग्ज़ाम 6 दिसंबर को है। एक बार वो हो जाएगा तो हम हमारा फुल यूपीएससी पर फोकस ले आएंगे, ठीक है। एंड यूपीपीसीएस की मेंस की क्लासेस भी साथ में चल रही हैं। आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। जो पीवाईक्यूज हैं उसको पूरा का पूरा हम कर रहे हैं। जो हमारा 2025 का जो GS5 का पेपर है वो तो कंप्लीट हो चुकी है क्लास। नोट्स भी आपके प्रोवाइड करवाए दिए जा चुके हैं टेलीग्राम पर। क्लास पूरी की पूरी अवेलेबल है, तो जाके अभी जो यूपीपीसीएस वाले लोग हैं ना, अक्टूबर तक मेंस चलाओ साथ में। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, GS4, 5 एंड 6 करते जाओ, ठीक है। और बाकी प्री की तो अपनी प्रैक्टिस चली रही ना। एंशियंट हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। पॉलिटी का जो मेन पार्ट होता है ना, जहाँ से समझना होता है, मीन्स वो खत्म हो चुका है अपना, वो देखो, ठीक है। मेन अगर मैं कहूँ तो पॉलिटी 3 पार्ट में, पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मतलब पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद हम लेके आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपकी प्री की प्रिपरेशन चल ही रही है, तो आप सिंक में अच्छे से करते रहो, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। एंड ये इन्फॉर्मेशन आपको देना ज़रूरी है, बिकॉज इस टाइम पे ना सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर गाइडेंस नहीं मिलेगी ना तो हम कुछ भी प्लानिंग बना लेते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी करते हैं। नहीं भाई, एक रिवर्स स्ट्रेटेजी वाली मेरी वीडियो है जो मैंने डाली हुई है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। आप भले ही कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो ना, वो स्ट्रेटेजी से आपका दिमाग खुल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। मैंने वो स्पून फीडिंग नहीं की है कि आपको यही करना चाहिए, ये करो, नहीं। वो आप एक बार जाके देखना, आपको सीरियसली बहुत हेल्प होगी। एंड अगर लगता है कि सही में हेल्प हो रही है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो आप स्किप कर सकते हो ना, ओके। चलो, बट देखना जरूर, है ना, वो मैं रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि वो मैंने प्रैक्टिकली, है ना, जो हर एस्पिरेंट की ज़रूरत है उसके लिए है। एंड उसको कोई भी देख सकता है। बस सिंपल है कि आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उस पर फोकस करना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। इसके लिए टाइम्स अप, ठीक है। इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम लिया कि आप कंफ्यूज हो और भूल जाओ आंसर ठीक है। चलो, तो इसका देखो करेक्ट आंसर क्या है। ऑलरेडी हमने देखा कि सुरन सिंह कमेटी तो बोल रही थी कि वोट करवाओ, टैक्सेस के लिए होना चाहिए, बट ये जब फाइनली इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में तो इनको ऐड नहीं किया गया। तो ये दोनों गलत हैं, बाकी ये तीनों हमारी क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये तो हमारा जो क्लॉज ए है वही बोलता है, आर्टिकल 51A क्लॉज ए ही बोलता है, रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। मैंने बोला था पहली चीज़ है, पहले देश के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। एंड नेशनल सॉन्ग का फंडामेंटल ड्यूटी में नाम मेंशन कहीं भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि नेशनल सॉन्ग इट मीन्स जो हमारा वंदे मातरम है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो जो भी फैक्ट आता जाए उसको दिमाग खोल के ध्यान से सुनते रहो, समझते रहो, दिमाग के अंदर डालते रहो। फिर जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है तो याद रखना ही हमारा कब है, एच में है। इसके लिए मैंने आपको याद कराया था, एच का मतलब 8, 8 मीन्स इन्फिनिटी, ठीक है। आपको क्या होना है, साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट होना चाहिए, ह्यूमैनिज्म हो, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म हो।
ओके, ठीक है। फिर आता है हमारा आई, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी और वायलेंस को रोकना है ना। पब्लिक प्रॉपर्टी को तो बचाना है, वायलेंस को नो कहना है। तो मैंने आपको याद दिलाया था, नो फॉर नो, ठीक है। एंड ये वाली चीज़ मैंने आपको सिटीजनशिप में भी बताई थी, ठीक है। आप कहोगे यार सिटीजनशिप भी क्या सा कनेक्शन है, वहाँ पे क्या था, जो आर्टिकल 9 है वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी सिटीजन किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप वॉलंटरी अपनी खुद की सोच समझ से ले रहा है, तो इंडिया की वाली जो सिटीजनशिप है उसकी वो क्या हो जाएगी, कैंसिल। मीन्स हम नो कर देंगे सिटीजनशिप के लिए। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, नो नो, ठीक है। नो से नो टू वायलेंस फॉर नो, ठीक है। तो आई हमारे किसवें नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है ना। तो आपको ऐसे याद रखना है। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। अब इसमें भी आपको करेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दे वर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन, क्या ऐसा है। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, क्या ऐसा है। द 42nd अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई ये तो गलत मत ही करना। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द 86 अमेंडमेंट इंक्रीजेस देयर नंबर फ्रॉम 10 to 11, क्या 86 अमेंडमेंट आया जिसने जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी उसको 11 कर दिया। इजी क्वेश्चन है, समझो एंड आंसर दो। बहुत 2 सेकंड का भी टाइम नहीं लगना चाहिए, फटक से एलिमिनेशन होगा इसमें। चलिए, सो नाउ 3, नाउ 2, नाउ 1, नाउ टाइम्स अप। इसके लिए मैंने हाँ कम टाइम दिया है क्योंकि देखो ये क्वेश्चन ही नहीं है टाइम लेने वाला, बस रीड किया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। 2 सेकंड और ले लो। कहोगे मैम ने चीटिंग कर दी, बहुत जल्दी टाइम ओवर किया। अपना आंसर मार्क करो। चलो, है ना, हो गया होगा। अब देखो, ये वाला तो सही है, ऑलरेडी हमने देखा था, अष्टवाइल सोवियत यूनियन से इंस्पायर होके लिया, बट जापान से बोरो नहीं किया है, ठीक है। फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट, अभी हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कई बार देख चुके हैं कि 1976 में जो आया था, उन्होंने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सोरेन सिंह कमेटी, याद रखना। साथ में वर्मा कमेटी को भी ध्यान रखो, ओके, कि जो मतलब लीगल बैकिंग है उससे रिलेटेड था, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी का। 86 अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा 2002 का है 86 अमेंडमेंट एक्ट, जिसने क्या किया है, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो बच्चे हैं उनके लिए बात की है। तो ये हमारी 10 ड्यूटीज़ थी एंड एक और ऐड हो गई, तो कितनी हो गई हैं, 11 हो गई हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने वाला था नहीं, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। सोच समझ के अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर अपना आंसर दीजिएगा। छोटे क्वेश्चंस देख के हमें लगता है अच्छा लेंथ कम है तो ईजी है, बट नहीं, छोटे क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा फंसा देते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान से पढ़ो, अपना आंसर अच्छे से मार्क करो, ठीक है। और जो भी स्कोर आएगा ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कितना स्कोर हुआ है, एंड वो सच सच वाला बताना, ठीक है। मार्क्स अगर कम आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, हमें लर्निंग लेनी है उससे। अच्छा ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न। रीज़न ये भी हो सकता है कि आप पढ़ के ही नहीं आए हो, ऐसे ही बस टाइम पास में आपने क्लास देख ली, तो वो होने ही होने हैं मार्क्स कम। दूसरी चीज़, आपने क्लास तो देखी थी बट रिवाइज नहीं किया, तो आपको पता चल गया ना कि रिवीजन की कमी है। अगली बार से आप रिवीजन करके आओ। अगर मान लो कि आपने क्वेश्चन को बहुत ईजिली पढ़ लिया, मतलब कोई स्टेटमेंट मिस कर गए हो, है ना, ढंग से नहीं पढ़ा, तो आपको पता चल गया अच्छा मुझे हर एक स्टेटमेंट को ढंग से देखना है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं पर्सन टू पर्सन वाइज कि हमें कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, हमें बहुत टफ लगती हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये पता चलेगा कि आपको इस टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो हमेशा अभी मार्क्स कम आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जितना कम बनेगा ना उतना आप ढंग से ध्यान से पढ़ोगे। और जिनके फुल मार्क्स आ रहे हैं 515 जो लेके आ रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, क्वेश्चन नॉर्मल है, ओके। बस अपनी प्रैक्टिस एंड रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करते रहो। चलो अटेम्प्ट करते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्फ्रेंस फ्रॉम द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन चारों में से बताना है कि सबसे अप्रोप्रिएट इन्फ्रेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का, इंक्लूड करने का। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू इम्पोज ओनली लीगली एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन अपॉन सिटीजन्स। सेकेंड स्टेटमेंट ऑप्शन क्या बोल रहा है, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज रिप्रेजेंट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, सोचो।
ऑप्शन सी क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू बैलेंस इंडिविजुअल राइट्स विद सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड ऑप्शन डी, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव सुप्रीमेसी ओवर फंडामेंटल राइट्स। ये तो हमारा एक केस भी था, मिनर्वा मिल्स केस, जहाँ पे कुछ तो बात हुई थी इससे रिलेटेड, है ना। चलो ध्यान करने की कोशिश करो, क्या है जो आपको सही लग रहा है उस वाले आंसर को मार्क करो। 3 सेकंड्स हैं आपके पास, जल्दी करिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन इजी ही है, बस आपने कितना समझा है, सिर्फ रटा है वो वाली बात नहीं है, कितना समझा है ये क्वेश्चन आपका वो टेस्ट कर रहा है। इजी क्वेश्चन है, जस्ट बिलीव मी। ओके, सो नाउ 3, now 2, now 1. So finally your time's up. Okay, ले लो 1-2 सेकेंड और ले लो। सो हो गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका आंसर। अब देखो क्या बोल रहा है कि मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया, तो सबसे बेस्ट एक्सप्रेशन हमें क्या लग रहा है कि क्या हुआ। तो ये देखो ना, बैलेंस मेंटेन हुआ ना इंडिविजुअल राइट्स का, क्योंकि हमारी भी तो कुछ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। नेशनल एंथम, ठीक है, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, हमें वायलेंस नहीं करनी है, हम मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, रिस्पेक्ट करनी है, जो हमारे नोबल आइडियाज़ थे, ठीक है, हमारा जो नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। तो ऐसी चीज़ें, ये तो हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हमें फंडामेंटल राइट तो मिल रहे हैं, बट कुछ ना कुछ हमारी सिविक ड्यूटीज़ भी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो करेक्ट आंसर तो सी होना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सुप्रीमेसी दे दी, नहीं, बैलेंसिंग में चलता है, ठीक है, बैलेंस रहना चाहिए। ऐसा ड्यूटीज़ को कभी भी हम सुप्रीमेसी नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। फिर स्टेटमेंट ए क्या बोल, ऑप्शन ए क्या बोला देख लेते हैं, ओनली लीगली एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन। तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन 2 क्या बोला है, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज रिप्रेजेंट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। अरे नहीं भाई, फंडामेंटल राइट्स क्या बोल रहा है, क्या देता है हमको, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल ड्यूटीज हमें क्या दे रही है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना एक दूसरे को, है ना, क्योंकि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ये हमें क्या दे रहे हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, एक ब्रिज बना रहे हैं ना, फॉर द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी। बहुत ही ईजी था ये, ठीक है, बस थोड़ा सा समझ के इसको हमें बताना था, ठीक है। चलिए, तो आई एम होपिंग कि आपके मार्क्स अच्छे आए होंगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। जो भी स्कोर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मतलब आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, या कोई आपको गाइडेंस चाहिए, या कुछ भी कि आपका टाइम टेबल सही से नहीं बन पा रहा है, कि कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आपको हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो और अपनी क्वेरी भी वहाँ पे रेज कर सकते हो। आपका जो भी रिप्लाई होगा वो आपको बहुत जल्दी एंड टाइमली मिल जाएगा। एंड आई एम होपिंग कि अभी तक आपको कोई भी इशू नहीं आ रहा होगा। आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी सीरीज़ भी चेक कर सकते हो, एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहो एंड रिवीजन करते रहो। ओके, एंड अगर आपको ये हमारी सेशंस 1 पेजर सीरीज़ जो एंशिएंट हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिटी का सोचो कि हम कितना बड़ा, जो हमारा पार्ट 1 में बोलूँगी मेजर चंक, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। अगर वो आपको पसंद आ रहे हो, क्लासेस विद एमसीक्यूज प्रैक्टिस, और यूपीपीसीएस वालों के लिए तो पीवाईक्यूज भी चल रहे हैं, प्री के भी, मेंस के भी। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही हो तो अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर सीरीज़ आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।